बड़ी सोच का बड़ा जादू। अध्याय 13। सोचें तो लीडर की तरह। एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको ही नहीं खींचते, बल्कि नीचे वाले आपको उठाते हैं। यानी कि वे लोग साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है, और इस सहयोग को हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता और लीडर बनने की योग्यता, यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वे बिना आपकी लीडरशिप के न कर पाएँ, साथ साथ चलती हैं। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं वे आपकी लीडरशिप क्षमता विकसित करने में बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर हम 4 खास लीडरशिप सिद्धांतों या नियमों को बताना चाहते हैं जो आपको लीडर बना सकते हैं, बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में, हर जगह। यह 4 लीडरशिप सिद्धांत या नियम हैं। नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। नंबर 2, सोचें इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। नंबर 3, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। नंबर 4, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोज़मर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमय शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा किस तरह होता है। लीडरशिप नियम नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण या नज़रिए से चीज़ों को देखना वो जादू जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों को के नज़रिए से देख सकें तो आप उनसे जो चाहे करवा सकते हैं। यह कैसे होता है, इन 2 उदाहरणों में देखें। डेड बी एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविज़न कॉपीराइटर और था। जब एजेंसी को बच्चों के जूते का विज्ञापन लिखवाना था तो टेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जूतों का टीवी विज्ञापन तैयार करे। विज्ञापन अभियान के 1 महीने बाद यह समझ में आ गया कि विज्ञापन से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जाहिर था कि इसका दोष टीवी विज्ञापनों पर मढ़ा जाता, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में सिर्फ टीवी पर ही विज्ञापन दिए गए थे। टेलीविज़न दर्शकों के सर्वे से पता चला कि लगभग 4% दर्शकों की राय में यह बेहतरीन विज्ञापन था। इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% या तो इस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे या फिर उन्हें यह विज्ञापन पसंद नहीं आया था। सैकड़ों बातें कही गई, यह भी कोई विज्ञापन है। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 3 बजे न्यू ऑरलियंस बैंड बज रहा हो। मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन पसंद आते हैं, परंतु जब यह जूते वाला विज्ञापन आता है तो वे बाथरूम चले जाते हैं या फ्रिज खोल लेते हैं। मुझे लगता है यह थोड़ा हाई क्लास विज्ञापन है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। जब इन सभी साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया तो एक दिलचस्प बात पता चली। जिन्हें विज्ञापन बेहद पसंद आया था वे 4% आय, शिक्षा, रुचियों और क्षमताओं में टेड जैसे ही थे। बाकी 96% इससे भिन्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के थे। टेड के विज्ञापन, जिनकी लागत लगभग $20,000 थी, इसलिए असफल हो गए क्योंकि टेड ने सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में सोचा था। उसने उसी तरीके से विज्ञापन तैयार किए जिस तरीके से विज्ञापन वह खुद देखना चाहता था। उसने इस तरीके से विज्ञापन तैयार नहीं किए जिस तरीके से विज्ञापन बहुसंख्यक जनता देखना चाहती थी। उसने ऐसे
विज्ञापन तैयार किए जो उसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो ज़्यादातर अच्छे लगते हों। अगर टेड ने दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती, तो परिणाम कुछ और ही होता। उसे खुद से 2 सवाल पूछना चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता, तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने बच्चे के लिए यह जूते खरीदता? अगर मैं बच्चा होता, तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता-पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए? जॉन रिटेलिंग में असफल क्यों हुई? जॉन 24 साल की आकर्षक, उच्च शिक्षित और बुद्धिमान युवती है। कॉलेज से निकलते ही जॉन ने एक डिपार्टमेंट स्टोर में असिस्टेंट बायर की नौकरी कर ली। रेडीमेड कपड़ों के इस डिपार्टमेंट स्टोर में कम कीमत से लेकर मध्यम कीमत का सामान मिलता था। जॉन की सिफारिश चिट्ठियों में उसकी बहुत तारीफें की गई थी। जॉन में महत्वाकांक्षा है, प्रतिभा है, उत्साह है। एक पत्र में लिखा था, वह निश्चित रूप से काफ़ी सफल होगी। परंतु जॉन काफ़ी सफल नहीं हुई। जॉन केवल 8 महीने ही वहाँ काम कर पाई और फिर उसने रिटेलिंग छोड़कर दूसरी नौकरी कर ली। मैं उसके बॉस को अच्छी तरह जानता था और मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या था। जॉन बहुत ही बढ़िया लड़की है और उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं, उसने कहा, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। वह क्या है? मैंने पूछा। जॉन ऐसा सामान खरीदती थी जो उसे पसंद था, परंतु हमारे ज़्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं था। पसंद की स्टाइल, कलर, मटेरियल और कीमत वाला सामान चुनती थी। वह हमारे ग्राहकों के नज़रिए से नहीं सोचती थी। एक बार जब मैंने उससे कहा कि शायद यह सामान हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो वह कहने लगी, नहीं, जन को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे तो यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह खूब बिकेगा। जॉन एक समृद्ध परिवार में पली बढ़ी थी। उसे बचपन से क्वालिटी की कदर करना सिखाया गया था। कीमत का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था। जॉन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से नहीं सोच पाती थी, जिनके लिए कपड़े खरीदते समय कीमत भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो माल जॉन ने खरीदा उसे जनता ने पसंद नहीं किया। असली बात यह है, दूसरे लोग अपना मनचाहा काम करवाने के लिए आपको उनके नज़रिए से देखना पड़ेगा। जब आप उनके नज़रिए से देखते हैं तो आप यह समझ जाएंगे कि किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। मेरे बहुत ही सफल सेलमैन मित्र ने मुझे बताया कि वह प्रस्तुति देने से पहले काफ़ी समय तक यह सोचता है कि ग्राहक उसकी प्रस्तुति को किस तरह से लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अपने श्रोताओं का नज़रिया समझने वाला वक्ता ज़्यादा रोचक, ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अपने कर्मचारियों का नज़रिया समझने वाला बॉस अपने सुपरवाइजरों से ज़्यादा अच्छी तरह काम करवा लेगा। एक क्रेडिट एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि इस तकनीक से उसे किस तरह का फ़ायदा हुआ। जब मैं इस स्टोर में असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के बतौर आया तो मुझे वसूली का काम सौंपा गया। यह कपड़ों का स्टोर था। यहाँ पर वसूली के लिए जिस तरह के पत्र लिखे जाते थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी और निराशा हुई। इनकी भाषा कठोर, अपमानजनक और धमकाने वाली थी। मैंने उन्हें पढ़ा और सोचा, बंधु, अगर कोई मुझे इस तरह की चिट्ठी लिखे तो मैं तो गुस्से से आग बुझ जाऊंगा। मैं कभी अपना हिसाब साफ नहीं करूंगा। इसलिए मैं काम में जुट गया और मैंने अलग तरह के पत्र लिखना शुरू कर दिया। उस तरह के पत्र जो अगर मुझे लिखे जाएं तो मैं अपना हिसाब साफ करने के लिए प्रेरित हो सकूं। इससे बहुत फर्क पड़ा। अपने बिल न चुकाने वाले ग्राहक को के नज़रिए से देखने से हमारा वसूली अभियान बेहद सफल हुआ और कुछ ही समय में हमने वसूली का कीर्तिमान बना लिया। बहुत से राजनीतिक उम्मीदवार हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मतदाताओं के नज़रिए से खुद को देखने में असफल होते हैं। राष्ट्रीय पद के लिए एक राजनीतिक उम्मीदवार जो किसी तरह अपने प्रतिद्वंदी से दूसरी किसी बात में पीछे नहीं था, केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उसने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था
जो इसके थोड़े से मतदाताओं की समझ में ही आ पाई। दूसरी ओर उसके विरोधी ने मतदाताओं की रुचियों का पूरा ध्यान रखा। जब वह किसानों से बात करता था तो उनकी भाषा बोलता था, जब वह फैक्ट्री के मजदूरों से बात करता था तो वह उनकी भाषा में बात करता था, और जब टीवी पर बोलने की बारी आई तो उस जिस मतदाता को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया वह आम मतदाता था, न कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। खुद से यह पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। इस प्रश्न की मदद से आप ज़्यादा सफल नीति बना सकते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए उनके नज़रिए से सोचने का विचार हर स्थिति में सफल होता है। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक निर्माता ने कभी न उड़ने वाला फ्यूज बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साही हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो, अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। यह शानदार है, उसने कहा। हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की बहुत कोशिश की। उसे समझाया कि फ्यूज लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है, और लोग जब फ्यूज खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ता फ्यूज खरीदना चाहते हैं। सलाहकारों ने यह सलाह दी, क्यों ना इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रकारों में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम थी। विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज को अपनी नज़र से देखा। $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी $9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आमता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इसका पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हो उनके नज़रिए से देखने की कला विकसित किए गए अभ्यासों से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। दूसरों के नज़रिए से देखने का अभ्यास करें। स्थिति सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें। नंबर 1, किसी को काम के बारे में निर्देश देना। अगर मैं काम पर नया होता तो क्या इस तरह के निर्देश से मैं पूरी तरह समझ जाता कि मुझे क्या करना है। नंबर 2, विज्ञापन लिखना। अगर मैं आम खरीदार होता तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी राय क्या होती। नंबर 3, टेलीफोन मैनर्स। अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो टेलीफोन पर मेरी आवाज़ और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते। नंबर 4, तोहफ़ा। क्या यह तोहफ़ा मुझे पसंद है या यह तोहफ़ा सामने वाले को पसंद आएगा। अक्सर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। नंबर 5, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ। अगर मैं कर्मचारी होता तो क्या मैं इस तरह के आदेशों का खुशी खुशी पालन करता। नंबर 6, बच्चों का अनुशासन। अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। मेरा हुलिया। अगर मेरी जगह मेरा सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता तो मैं उसके बारे में सोचता। नंबर 8, भाषण तैयार करना। श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा यह वाक्य ठीक रहेगा। नंबर 9, अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता। दूसरों के नज़रिए से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं। नंबर 1, सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियों, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। नंबर 2,
अब खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हो। नंबर 3, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। लीडरशिप नियम नंबर 2, सोचें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। लीडरशिप का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीका तानाशाह बनने का होता है। तानाशाह सारे फैसले खुद करता है। वह किसी दूसरे से सलाह लेना पसंद नहीं करता। वह अपने अधीनस्थों की बात सुनना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि शायद उसे यह डर रहता है कि उसका अधीनस्थ सही हो और उसे बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। तानाशाह लंबे समय तक नहीं रह पाते। कुछ समय तक तो कर्मचारी वफादारी का नाटक करते हैं, परंतु जल्दी ही असंतोष फैलने लगता है। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी काम छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं और जो कर्मचारी बचे रहते हैं वे तानाशाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। परिणाम यह होता है कि कंपनी का कामकाज प्रभावित होता है और इससे कंपनी के मालिकों की नज़र में तानाशाह की इमेज खराब होती है। लीडरशिप का दूसरा तरीका ठंडा मशीनी, मैं तो नियम की पुस्तक के हिसाब से चलता हूँ वाला तरीका है। इस शैली से काम करने वाला व्यक्ति हर काम नियम की पुस्तक के हिसाब से करता है। वह यह नहीं समझ पाता कि हर नियम और नीति या योजना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामान्य प्रकरणों के लिए बना है। यह भावी लीडर इंसानों के साथ उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वे इंसान नहीं मशीन हो, और किसी भी व्यक्ति को जो बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वह यह कि उसके साथ मशीन की तरह व्यवहार किया जाए। ठंडा मशीनी विशेषज्ञ आदर्श बॉस नहीं होता। जो मशीनें उसके नीचे काम करती हैं वे अपनी क्षमता का थोड़ा सा उपयोग ही कर पाती हैं। जो लोग लीडरशिप की बुलंदियों को छू लेते हैं वे तीसरी शैली का प्रयोग करते हैं, मानवीय की शैली। कुछ साल पहले मैं जॉन एस के साथ काम करता था। जॉन एक बड़े एल्यूमीनियम निर्माता के इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग में एग्जीक्यूटिव थे। जॉन मानवीय बनने की शैली में निपुण था और उसे इससे लाभ भी हो रहे थे। दर्जनों छोटे छोटे तरीकों से जॉन यह बात लोगों तक पहुंचाता था, आप एक इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूँ करूँगा। जब दूसरे शहर का एक व्यक्ति आया तो जॉन ने काफ़ी परेशानी उठाकर उसके लिए अच्छा सा घर खोजा। अपनी सेक्रेटरी और 2 अन्य महिला कर्मचारियों के माध्यम से काम करते हुए उसने अपने स्टाफ के हर सदस्य के लिए ऑफिस बर्थडे पार्टी आयोजित करने की परंपरा डाली। इस छोटे से आयोजन में जो आधे घंटे का समय बर्बाद होता था वह दरअसल बर्बादी नहीं बल्कि था वफादारी, निष्ठा और क्षमता में निवेश। जब उसे यह पता चला कि उसके स्टाफ का एक व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो जॉन ने उसे बुलवाया और उससे कहा कि वह ऐसी व्यवस्था कर देगा कि वह अपने धार्मिक त्योहारों को मना सके, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर अमूमन छुट्टियां नहीं होती थी। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को यह याद रहता था। जब नौकरी के बाहर उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। परंतु जॉन की मानवीय बनने की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब उसने एक कर्मचारी को डिसमिस किया। जॉन के पहले वाले बॉस ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया था। उस कर्मचारी की इस तरह के काम में कोई रुचि नहीं थी, न ही योग्यता थी। जॉन ने इस समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। उसने कर्मचारी को ऑफिस में बुलाने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वह तरीका जिसमें पहले तो उसे बुरी खबर सुनाई जाए और बाद में उसे 15 या 30 दिन का समय दिया जाए। इसके बजाय उसने 2 असंभाविक काम किए। पहली बात तो यह कि उसने कर्मचारी को समझाया कि यह कर्मचारी के ही हित में है कि वह यह नौकरी छोड़ दे और कोई ऐसी नौकरी ढूंढे जहां उसकी योग्यता और रुचि का बेहतर उपयोग
हो सकता हो। उसने कर्मचारी के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित रोजगार परामर्शदाता के सलाह लेने की योजना बनाई। इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जो नियम की किसी पुस्तक में नहीं लिखा था। उसने दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया जहां उस कर्मचारी की योग्यताएं काम आ सकती थी। उसने इंटरव्यू का इंतजाम भी करवा दिया। 18 दिन बाद ही उस कर्मचारी को बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई। डिसमिसल के इस तरीके मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि उसने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया है, जो भी किसी व्यक्ति के नीचे काम करता है वह उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस व्यक्ति को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वह इसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने उसे नौकरी पर रख ही लिया तो हमारा यह फर्ज बनता था कि इसके बदले में हम इसे ढंग की नौकरी तो दिलवाते। जॉन ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, परंतु लीडरशिप का इम्तिहान इस बात से होता है कि आप किसी व्यक्ति को नौकरी से किस तरह हटाते। कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवाकर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से वे यह जान गए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे फुटपाथ पर नहीं आएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। जॉन के मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई। उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। उसे अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। 15 साल से मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे मैं बॉब डब्ल्यू का नाम देना चाहूँगा। बॉब की उम्र 50-60 के बीच है। उसने अपने दम पर सफलता हासिल की है। चूँकि उसकी शिक्षा ज़्यादा नहीं थी और उसके पास पैसा भी नहीं था, इसलिए इसकी नौकरी 1931 में छूट गई, परंतु वह हमेशा संघर्षशील था। इसलिए उसने चुपचाप बैठे रहने के बजाय अपने गैरेज में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और आज बॉब आधुनिक फर्नीचर निर्माता है और उसके कारखाने में 300 से ज़्यादा कारीगर काम करते हैं। आज बॉब मिलियनेयर है। पैसे और भौतिक चीज़ों की चिंता खत्म हो गई है, परंतु बॉब दूसरी तरह से भी अमीर है। वह दोस्तों, संतुष्टि और संतोष के लिहाज से भी लखपति है। बॉब की ढेरों अच्छाइयों में से एक उनकी सफलता की सहायता करने की जबरदस्त इच्छा है। बॉब मानवतापूर्ण है और वे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वे लोग चाहते हैं और वे इसके विशेषज्ञ हैं। एक दिन मैं और बॉब लोगों की आलोचना करने की शैली के बारे में बात कर रहे थे। आलोचना करने का बॉब का मानवीय तरीका एक अद्भुत फॉर्मूला है। उसने मुझे बताया, मुझे नहीं लगता कि कोई यह कहेगा कि मैं एक कमज़ोर बॉस हूँ। मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे उसे ठीक करना ही पड़ा है, परंतु ठीक करने का एक तरीका भी होता है और तरीका ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी ने कोई गलती कर दी है तो मैं विशेष सावधान रहता हूँ कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और उसमें हीन भावना न आ जाए या वह अपमानित महसूस ना करे। मैं इन 4 आसान कदमों का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं उनसे अकेले में बात करता हूँ। दूसरे, मैं उनके अच्छे काम की तारीफ करता हूँ। तीसरे, मैं उन्हें यह बताता हूँ कि किस क्षेत्र में वे बेहतर काम कर सकते हैं और मैं उन्हें बेहतर तरीका बताता हूँ। चौथे, मैं एक बार फिर उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ करता हूँ और 4 कदमों का यह फॉर्मूला काम करता है। जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो लोग मुझे धन्यवाद देते हैं। मैं जान गया हूँ कि लोगों को आलोचना सुनने का यही तरीका पसंद आता है। जब वे मेरे ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वे इसलिए मेरी बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि मैंने उन्हें याद दिला दिया है कि वे अच्छे कर्मचारी हैं, बल्कि वे बेहतर कर्मचारी भी बन सकते हैं। लोगों को देखने का मेरा
जिंदगी भर का तजुर्बा है और मैं यह जानता हूँ कि मैं उनसे जितना अच्छा व्यवहार करता हूँ उतनी ही अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो मैं इस बारे में कोई योजना नहीं बनाता, यह अपने आप ही हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। कुछ साल पहले, शायद 5 या 6 साल पहले, हमारा एक मजदूर शराब पीकर काम पर आ गया। जल्दी ही फैक्ट्री में हो हल्ला मच गया। उसने वॉर्निश का 5 गैलन का ड्रम उठा लिया था, जिसे वह फैक्ट्री में इधर उधर फैलाने का आमदा था। दूसरे मजदूरों ने उससे ड्रम छुड़वा लिया और उसके सुपरिटेंडेंट ने उसे बाहर निकाल दिया। मैं बाहर गया और मैंने देखा कि वह बाहर दीवार से टिका बैठा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया, कार में बिठाया और उसे घर लेकर गया। उसकी पत्नी बौखला गई थी। मैंने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु आप कुछ नहीं समझते हैं। उसने कहा, मिस्टर डब्ल्यू, यानी कि मैं यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई नौकरी पर शराब पीकर जाए। अब तो जिम की नौकरी निश्चित रूप से छूट जाएगी और अब हम क्या करेंगे? मैंने उसे बताया कि जिम की नौकरी नहीं छूटेगी। उसने पूछा कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ? मैंने बताया कि मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ही मिस्टर डब्ल्यू हूँ। यह सुनकर वह लगभग बेहोश हो गई। मैंने उसे बताया कि मैं फैक्ट्री में जिम की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैंने आशा की कि वह जिम का ध्यान रखेगी। मैंने उससे यह भी कहा कि अगली सुबह वह जिम को काम पर भेज दे। फिर फैक्ट्री लौटकर मैं जिम के डिपार्टमेंट में गया और जिम के सहकर्मियों से बात की। मैंने उनसे कहा, आज तो अप्रिय घटना हुई है, उसे आप भूल जाएं। जिम कल काम पर लौट आएगा, उसके प्रति सहानुभूति रखें। वह काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ है और वह अच्छा कर्मचारी है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जिम वापस आया और उसकी शराबखोरी ने फिर कभी कोई समस्या खड़ी नहीं की। मैं इस घटना को जल्दी ही भूल गया, परंतु जिम नहीं भूला। 2 साल पहले लोकल यूनियन के मुख्यालय ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा ताकि वे लोकल यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करें। उनकी मांगें बहुत ज़्यादा थी। जिम तो नरम था। अचानक एक लीडर बन गया। उसने अप्रत्याशित फुर्ती दिखाई और उसने फैक्ट्री के मजदूरों को याद दिलाया कि मिस्टर डब्ल्यू ने हमेशा उनके साथ अच्छा है, उनके साथ कभी अन्याय नहीं किया और इसलिए हमें अपने आपसी मामले में बाहर वालों को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहरी लोग चले गए और हमने हमेशा की तरह अपना कॉन्ट्रैक्ट दोस्ताना माहौल में किया और इसके लिए जिम जिम्मेदार था। मानवीय शैली से बेहतर लीडर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, हर बार जब भी आप लोगों से संबंधित किसी मुश्किल मामले का सामना करें तो खुद से पूछें, इससे निपटने का मानवीय तरीका क्या है। जब आपके अधीनस्थों में असहमति हो या जब कोई कर्मचारी समस्या खड़ी कर रहा हो तो इस प्रश्न पर सोचें। बॉब के गलतियाँ फॉर्मूले को याद रखें, कटुता को टालें, व्यंग्य से परहेज करें, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, लोगों को उनकी राय और दूसरों की नज़रों से ना गिराएं। खुद से पूछें, लोगों के साथ मानवीय तरीका क्या है। इससे हमेशा लाभ होता है, कई बार जल्दी, कई बार देर से, पर लाभ हमेशा होता है। मानवीय बनने के नियम से लाभ लेने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने काम से यह जताएं कि आपके लिए लोग महत्वपूर्ण हैं। अपने मातहतों की नौकरी के बाहर की उपलब्धियों में रुचि दिखाएं। हर एक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य इसका आनंद लेना है। यह सामान्य सा सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति में जितनी अधिक रुचि लेंगे वह आपके लिए उतना ही मन लगाकर काम करेगा और जब वह मन लगाकर काम करेगा तो उससे आप और बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। जब भी मौका मिले अपने सुपरवाइज़र से अपने अधीनस्थों की तारीफ़ करते रहें। यही
एक पुरानी अमेरिकी परंपरा है कि छोटे आदमी की तरफ वाले व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा की नज़रों से देखा जाता है। आपके अधीनस्थ आप तारीफ से खुश होंगे और आपके प्रति इनकी वफादारी भी बढ़ जाएगी। और इस बात से न डरें कि इससे आपके सुपरवाइज़र की नज़रों में आपका महत्व कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति का दिल इतना बड़ा हो, जिसका व्यवहार इतना विनम्र हो, वह उस व्यक्ति से आत्मविश्वासी लगता है, जो असुरक्षा के भाव से भरकर अपनी उपलब्धियों की सेखी भगाड़ता रहता है। थोड़ी सी विनम्रता बहुत काम आती है। जब भी मौका मिले अपने अधीनस्थों की व्यक्तिगत रूप से तारीफ करें, उनके सहयोग के लिए उनकी तारीफ करें, हर अतिरिक्त प्रयास के लिए उनकी तारीफ करें। तारीफ ही वह सबसे बड़ा एकमात्र प्रोत्साहन है जो आप उन्हें दे सकते हैं, और इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। इसके अलावा गुप्त मतदान ने कई सशक्त और जाने माने उम्मीदवारों को भी धराशायी कर दिया है। आप कभी नहीं जानते कि कब आपके अधीनस्थ आपके काम आ जाएंगे और आपको किसी अप्रिय स्थिति से बचा लेंगे। लोगों की तारीफ करने का अभ्यास करें, सही तरीके से लोगों से व्यवहार करें, मानवीय बने।